हम देख रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो पीसीएस और आईएएस एग्जाम से में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण है। तो ये तालाब और दलदल। लेंटिक आवास स्थिर जल होता है, इसमें झील आर्द्रभूमि भी शामिल होती है। लोटिक आवास, इसमें बहता जल शामिल होता है जैसे कि झरना, नदी आदि। लेंटिक आवास में तो क्या शामिल होता है? लेंटिक आवास में झील, आर्द्रभूमि और तालाब, दलदल। और लोटिक आवास में झरना, नदी, बहता जल है। क्वेश्चन नंबर 2, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। किसमें? जलाशयों में। नाइट्रोजनी पोषक तत्वों और आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। रिलेटेड पॉइंट्स, जल में जैविक और अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। किसमें? जल में जैविक और अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को, इंक्रीजमेंट को। जल में पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों को प्रभावित करती है। इससे जलीय पौधे, शैवाल आदि अधिक वृद्धि करते हैं और जल की सतह ढक लेते हैं। कौन? ये शैवाल आदि जलीय पौधे। साथ ही ये श्वसन क्रिया हेतु जल से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। शैवाल आदि जलीय पौधे, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और अन्य जीव मरने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन द्वारा या फिर जमावट द्वारा? रासायनिक नाम है इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, फिटकरी का। और ये रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। फिटकरी का प्रयोग रक्त स्राव को बंद करने में, जल शुद्धिकरण में और चमड़े की रंगाई में किया जाता है। फिटकरी का प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री जल को शुद्ध जल को किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? समुद्री जल के शुद्ध जल को किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रम प्रासरण द्वारा, रिवर्स ओस्मोसिस द्वारा। यह जल शोधन की एक तकनीक है। उत्क्रम प्रासरण जो पीने के पानी से आयनों, अवांछित अणुओं और बड़े कणों को हटाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो समुद्री जल को शुद्ध जल में उत्क्रम प्रासरण द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में व्यवहार्य नहीं होता है? ए ऑप्शन जल उपकर अधिनियम 1977, बी ऑप्शन वन संरक्षण अधिनियम 1980, सी ऑप्शन लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, डी ऑप्शन पत्तन विधि संशोधन अधिनियम 1997। तो पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में जल उपकर अधिनियम 1977 व्यवहार्य नहीं होता है। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन में जो है वे सब पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में व्यवहार्य होते हैं। जल उपकर अधिनियम 1977 पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित न होकर के जल और सिंचाई से संबंधित है और अन्य 3 पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 6, एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? युगांडा में। संबंधित फैक्ट है, एडवर्ड झील मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और विषुवत रेखा पर स्थित है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील की सीमा केन्या, तंजानिया और युगांडा से शेयर होती है। इसकी सीमा किससे लगती है? विक्टोरिया झील की केन्या, तंजानिया और युगांडा से। क्वेश्चन नंबर 7, खाद मिट्टी ह्यूमस में किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? तो इसमें कार्बन की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है खाद मिट्टी में, ह्यूमस में। ह्यूमस कार्बन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है और ह्यूमस में कार्बन की जो मात्रा है 60%, 60% होती है, प्लस नाइट्रोजन 6% होता है। तो इसमें ह्यूमस में सर्वाधिक मात्रा कार्बन की होती है। पौधे के वृद्धि और विकास में सहायक होता है ह्यूमस, और अपघटक ह्यूमस निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? ह्यूमस निर्माण में मुख्य भूमिका अपघटक निभाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है? तो यह पर्यावरण हेतु सुरक्षित सामग्री है। वर्ष 1991 में भारतीय मानव ब्यूरो द्वारा प्रारंभ किया गया था। इको मार्क उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के निर्माण और आयात को प्रोत्साहन देने के लिए इस चिन्ह को अपनाया था। उद्देश्य है
उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। जो प्रतिकूल होते हैं उनके प्रभाव को कम करना, पर्यावरण के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का इको मार्क लेवल का प्रतीक है। एक मिट्टी का बर्तन या एक मिट्टी का घड़ा जो है भारत का इको मार्क लेवल का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? रेचल कार्सन है और ये अमेरिकी पर्यावरणविद हैं। पुस्तक थी इनकी ये कौन सी? साइलेंट स्प्रिंग, और 27 सितंबर 1962 को पब्लिश हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है पुस्तक, जो रेचल कार्सन ने लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2019 में, 10 जनवरी 2019 में। संबंधित फैक्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का, और मुख्यालय जो है सहयोगी पीठ है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 13। कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। यह एक जीवाणु फाइलम होता है नीला हरा शैवाल, जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? ये भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जामनगर, गुजरात में। यह केंद्र तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है कौन सा? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? जामनगर, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो चेन्नई में की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, जल प्रदूषण के कारण कहते हैं, और यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। इसलिए किसमें? वर्षा वन की मृदा में किसका अभाव होता है? पोषकों का अभाव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व शुरू किया गया था? तो अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है इंसिनरेटर्स का प्रयोग, जिसका शाब्दिक अर्थ भस्मीकरण या जलाना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है डिक्लोफिनेक। पशुओं को दिए जाने वाला दर्द निवारक जो भारत में गिद्ध थे उनके लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है डिक्लोफिनेक। सोडियम दवा के उपयोग के दौरान यदि पशु मर जाता है, इस दवा के उपयोग के दौरान यदि पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के प्रभाव से वर्तमान में 97% गिद्ध प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं।
IUCN सूची में गिद्ध की अधिकांश प्रजातियां गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी सबसे अधिक आशाजनक जैव डीजल फसल है? बायोडीजल फसल, तो वो है गन्ना, सबसे अधिक आशाजनक जैव डीजल फसल है। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा सेज में स्थापित किया गया था।